नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं सुमित अवस्थी। शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी हिरासत आज 4 दिन के लिए और बढ़ा दी गई। इसका मतलब है कि अरविंद केजरीवाल 1 अप्रैल तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में ही रहेंगे। जानकारी मिल रही है कि उसके बाद सीबीआई उनकी हिरासत मांगने की तैयारी कर रही है। इस बीच आज अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए तो अपना पक्ष उन्होंने खुद ही जज के सामने रखा। अरविंद केजरीवाल ने कई सवाल उठाए। उन्होंने दलील दी कि जिस आधार पर किसी आम आदमी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उस आधार पर एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। अरविंद केजरीवाल ने एक तरह से अपनी गिरफ्तारी के पीछे सियासत को जिम्मेदार बताने की कोशिश की। हालांकि आज अपनी रिमांड का विरोध नहीं किया। उधर प्रवर्तन निदेशालय ने इस आधार पर 7 दिन की रिमांड मांगी कि उसे नए डिजिटल डेटा के सिलसिले में पूछताछ केजरीवाल से और करनी है और कुछ अन्य आरोपियों के सामने बिठाकर भी सीएम केजरीवाल से पूछताछ करनी होगी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद केजरीवाल की ईडी की रिमांड 4 दिन और बढ़ाई है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ कल आम आदमी पार्टी ने अपने गठबंधन इंडिया के बाकी घटक दलों के साथ मिलकर बीजेपी मुख्यालय पर प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। इस बीच केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या दिल्ली की सरकार जेल से ही चलती रहेगी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि केजरीवाल ही मुख्यमंत्री के तौर पर सरकार चलाएंगे और आप अभी तक उनके 2 आदेशों का हवाला भी दे चुकी है। एक बार आतिशी ने उनका आदेश दिखाया था और एक बार मंत्री सौरभ भारद्वाज ने। इस बाबत आज दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के पद से हटाने की जनहित याचिका खारिज भी की। दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनमोहन की अगुवाई में बेंच ने इस मामले की मेरिट पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और कहा कि यह न्यायिक दखल से बाहर का मामला है। इसे कानून के हिसाब से देखने की जिम्मेदारी सरकार के अन्य अंगों की है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से यह भी पूछा कि वो केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहने पर कानूनी रोक कहां है। हालांकि इस मुद्दे पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं। बुधवार को एक कार्यक्रम में उन्होंने साफ कह दिया कि मैं दिल्ली के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली की सरकार जेल से नहीं चलेगी। केजरीवाल ने भी आज अपनी पेशी के लिए जाते वक्त इसका भी जवाब दिया। देखिए आज दिन भर क्या हुआ, उसको बताती हमारी ये रिपोर्ट। सीएम सर, एलजी सेइंग की सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी। What would you like to say on this? एलजी कह रहे सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। 6 दिन की ईडी रिमांड के बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पेश किया गया तो वो पहले से ही खुद अपना पक्ष रखने को तैयार थे। केजरीवाल ने कहा, जिस आधार पर किसी आम आदमी को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उसके आधार पर ईडी ने एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया है। केजरीवाल ने लगभग 10 मिनट अदालत में बोलते हुए अदालत से कहा। मनीष सिसोदिया के सचिव रहे सी अरविंद ने केवल इतना कहा कि मुख्यमंत्री के घर पर उनको आबकारी नीति से जुड़ी फाइल दी गई। क्या इतना सा बयान सीएम को गिरफ्तार करने के लिए काफी है? वाईएसआर कांग्रेस के सांसद एम श्रीनिवासुलु रेड्डी और उनके बेटे राघव मुंगटा के बयान जब तक मेरे खिलाफ नहीं गए तब तक ईडी ने उनको रिकॉर्ड पर नहीं लिया और बयान पर बयान लेती रही। जैसे ही बयान मेरे खिलाफ हुए, ईडी की जांच पूरी हो गई। आरोपी से गवाह बने राघव मुंगटा के 7 बयान हुए। 6 में उसने मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन 7वें में उसने मेरा नाम लिया। ईडी ने बस उसको आधार बना लिया। आरोपी शरद रेड्डी को गिरफ्तार किया गया और उसकी कंपनी से 55 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में दिया गया। ये वो मनी ट्रेल है जिसमें एक तरफ बीजेपी ने ईडी के जरिए करोड़ों रुपए की वसूली की और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को बदनाम और खत्म करने की साजिश की। शरद चंद्र रेड्डी की कंपनी औरोबिंदो फार्मा और उसकी सब्सिडरी जिन्होंने 55 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के भारतीय जनता पार्टी को दिए, क्या कोर्ट इसकी मॉनिटरिंग करेगा कि ईडी 55 करोड़ रुपए की जांच करे? मैं पूरी दिल्ली, पूरा हिंदुस्तान और मैं कह सकता हूं दुनिया के अलग अलग देशों की सरकारें देख रही है
कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने अदालत में सबके सामने सबूत दिए, क्या अदालत उसकी जांच के आदेश देगी? ईडी ने अरविंद केजरीवाल का विरोध किया और कहा कि उसके पास पुख्ता सबूत हैं जो ये साबित करते हैं कि आम आदमी पार्टी को 45 करोड़ रुपए हवाला के जरिए गोवा चुनाव के लिए दिए गए। ईडी ने डिजिटल डेटा परीक्षण और अरविंद केजरीवाल का कुछ लोगों से आमना सामना करवाने के लिए 7 दिन की रिमांड मांगी। अरविंद केजरीवाल की तरफ से रिमांड का विरोध नहीं किया गया, बल्कि कहा गया कि हम पूरी तरह से जांच में सहयोग करने को तैयार हैं। लिहाजा अदालत ने 4 दिन की ईडी हिरासत में केजरीवाल को भेज दिया। सच ये है कि दिल्ली की जनता को लूटा गया है, दिल्ली की जनता को ठगा गया है, शराब नीति में चोरी की गई है और अरविंद केजरीवाल उसके सूत्रधार हैं। देखिए, जांच एजेंसी काम कर रही है ना जी, उस पर मुझे लगता है कि जांच एजेंसी को अपना काम करने देना चाहिए। चीज़ें न्यायालय के समक्ष आएंगी तो सब सामने आएगा। मुझे सिर्फ एक ही बात लगती है कि शराब नीति में घोटाला हुआ है, चोर पकड़े जा रहे हैं, सच सबके सामने आ रहा है। इस हिरासत के बाद संभव है कि प्रवर्तन निदेशालय और हिरासत ना मांगे, लेकिन न्यायिक हिरासत में जाने से पहले सीबीआई केजरीवाल की रिमांड मांग सकती है। अरविंद केजरीवाल अगर अपनी बात केवल लिखकर अदालत में दे देते तो इसके केवल कानूनी मायने होते, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने लगभग 10 मिनट तक खड़े होकर अपनी बात कही है, जिसके कानूनी मायने तो हैं ही, साथ साथ राजनीतिक मायने भी हैं, न सिर्फ अरविंद केजरीवाल के लिए बल्कि उनकी पार्टी के लिए भी और उनकी सरकार के लिए भी। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। इस बीच इस मामले को लेकर एक और खास बात यह सामने आई कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मामला अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी सुर्खियां बटोरने लगा है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी का असर कूटनीतिक मंच पर भी नजर आया है। कुछ बड़े देशों ने भारत के अंदरूनी और न्यायिक मामले पर टिप्पणी की है। पहले जर्मनी और उसके बाद अमेरिका ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जो बयान दिए, उन पर भारत सरकार ने सख्त ऐतराज जताया है। जर्मनी के तेवर तो भारत के जवाब के बाद नरम हो गए, लेकिन अमेरिका ने लगातार 2 बार इस मुद्दे को हवा दे दी और दोनों ही बार भारत ने उसे तीखा जवाब दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने पहली बार बीते मंगलवार को कहा था कि वो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर निगाह रखे हुए है और भारत के जेल में बंद आपके नेता के लिए निष्पक्ष और समयबद्ध कानूनी प्रक्रिया सुनिश्चित करे। भारत ने अमेरिका की इस पहली प्रतिक्रिया का तुरंत जवाब दिया। इस सिलसिले में भारत में अमेरिका के दूतावास की एक वरिष्ठ राजनयिक एक्टिंग डिप्टी चीफ ऑफ मिशन ग्लेरिया बेरबेना को विदेश मंत्रालय में तलब किया गया। भारत ने अमेरिकी प्रतिक्रिया को गैर जरूरी और अनुमानों पर आधारित बताया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की टिप्पणियां हमारी न्यायिक प्रक्रिया में दखल है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कम करके आंकती है। भारत की कानूनी प्रक्रिया एक स्वतंत्र न्यायपालिका पर आधारित है जो निष्पक्ष और समयबद्ध नतीजों के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिकी राजनयिक को तलब किए जाने के बाद जब पत्रकारों ने अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर के सामने ये मुद्दा उठाया, भारत की प्रतिक्रिया का जिक्र किया, तो उन्होंने एक बार फिर वैसा ही बयान दिया जिस पर भारत ने सख्त ऐतराज जताया था। मैथ्यू मिलर ने इस बार कहा कि हम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी समेत इन कार्रवाइयों को करीब से देख रहे हैं। हमें कांग्रेस के आरोपों की भी जानकारी है कि टैक्स अथॉरिटी ने उनके बैंक अकाउंट इस तरह फ्रीज कर दिए हैं कि इससे आने वाले चुनाव में उसके सामने चुनाव प्रचार एक चुनौती बन गया है। हम ऐसे हर मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध कानूनी प्रक्रिया का अपनाए जाने को बढ़ावा देते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की इस टिप्पणी का आज विदेश मंत्रालय ने फिर पुरजोर तरीके से जवाब दिया है। चुनावी और विधिक प्रक्रियाओं पर ऐसा बाहरी हस्तक्षेप गैर जरूरी है और बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। भारत में विधिक प्रक्रियाएं कानून के शासन से चलती हैं। ऐसी प्रक्रियाओं से चलने वाले खास तौर पर साथी लोकतंत्र देशों को ये मानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भारत को अपनी स्वतंत्र और मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाओं पर गर्व है और उन्हें किसी भी तरह के बाहरी असर से बचाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। आपसी सम्मान और समझ अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों की बुनियाद है और सभी देशों से उम्मीद की जाती है कि वो दूसरों की संप्रभुता और अंदरूनी मामलों के प्रति सम्मान रखें। As you know that we've already, yesterday India had lodged its strong objection and protest
with the senior official from the US Embassy with regard to the comments made by the US State Department. The recent remarks by the State Department are unwarranted. Any such external imputation on our electoral and legal processes is completely unacceptable. India is proud of its independent and robust democratic institutions. We are committed to protect them from any form of undue external influences. भारत अमेरिका दोनों अच्छे दोस्त बन चुके हैं, लेकिन इस मुद्दे पर अमेरिका की टिप्पणी ने भारत का जायका निश्चित ही खराब किया है। क्या दोनों मुल्कों की दोस्ती पर इस मुद्दे और बयानबाजी का कोई विपरीत असर पड़ सकता है? इस अहम मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए बात करते हैं सामरिक और विदेश मामलों के जानकार ब्रह्म चलानी जी से। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, ब्रह्मा साहब से बात करने के लिए। पहला सवाल तो यही, क्या आप मानते हैं कि अमेरिका और उससे पहले जर्मनी ने जो बयान दिए भारत के अंदरूनी हालात के बारे में, हमारी न्यायिक प्रणाली के बारे में, वो गैर जरूरी दखलंदाजी है? बात यह है कि जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए अमेरिका और भारत के बीच में या जर्मनी और भारत के बीच में, वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं है। तो इस वजह पहले जर्मनी ने और फिर अमेरिका ने भारत को एक लेक्चर देने की कोशिश की है। ये इशू है क्योंकि इंटरनल अफेयर या दूसरा कोई इशू आप कह सकते हैं, मगर जो असली इशू है कि भारत की डेमोक्रेसी के बारे में भारत को लेक्चर देना उचित नहीं था। क्योंकि आप देखिए अमेरिका में करीब 40% लोग मानते हैं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जस्टिस सिस्टम को वेपनाइज किया है पॉलिटिकल अपोनेंट्स के खिलाफ। भारत में मोस्ट इंडियंस का ये ओपिनियन है कि भारत के जो लीगल प्रोसेसेस हैं वो काफ़ी मजबूत हैं। भारत में ये प्रॉब्लम है कि जो लीगल प्रोसेस हैं बहुत ही लंबे चलते हैं और कोर्ट्स ओवरबर्डन्ड है, मगर जस्टिस मिलना पॉसिबल है भारत में। और जुडिशरी एक सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है भारत की डेमोक्रेसी का। अब उसके बारे में उस पर एस्पर्शंस कास्ट करना, जैसे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कोशिश की, ये ना केवल डिसरिस्पेक्टफुल है, ये ऑल्सो कॉन्ट्री टू फैक्ट्स है। तो उसके जवाब में जो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आया भारत की सरकार से, वो काफ़ी ज़रूरी स्टेटमेंट था। तो सवाल मेरा अगला आपसे यही है चलानी साहब कि जर्मनी को तो भारत ने दो टूक जवाब दे दिया और अब अमेरिका को भी एक नहीं दो बार सीधा जवाब दिया गया। क्या आपको लगता है कि इसका असर भारत अमेरिका के कूटनीतिक संबंधों पर पड़ेगा जो काफ़ी नाजुक दौर में है? भारत के लिए काफ़ी अहम होगी क्या ये पूरी घटनाक्रम? ये जो मुद्दा है ये ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। जब से बाइडेन सत्ता में आए तब से उनकी सरकार की कोशिश रही है कि भारत को लेक्चर दे, भारत को प्रेशर करें। करीब 2 साल पहले बाइडेन सरकार ने धमकी दी भारत को कि अगर यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में भारत पक्ष नहीं लेता है तो भारत के खिलाफ अमेरिका के जो कॉस्ट और जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे काफ़ी भारी और लॉन्ग टर्म होंगे। इस तरह की खुलेआम धमकी देना ये तो बहुत ही अनडिप्लोमेटिक था बाइडेन सरकार की तरफ से। और उसके रिएक्शन में जो भारत का जो इंडिपेंडेंस है फॉरेन पॉलिसी में, स्पेशली जो यहाँ पर युद्ध चल रहा है यूक्रेन में, उसके बारे में वो इंडिपेंडेंस और मजबूत हो गया। तो इस तरह की धमकी देना बहुत ही काउंटर प्रोडक्टिव है। भारत को लेक्चर देना डेमोक्रेसी के बारे में या लीगल प्रोसेस के बारे में, ये भी काउंटर प्रोडक्टिव है, क्योंकि इस तरह की स्टेटमेंट्स देना अमेरिका और भारत के रिश्ते मजबूत नहीं होने वाले हैं, बल्कि इससे मिसट्रस्ट
और डिस्ट्रस्ट पैदा होगा भारत में। तो बाइडेन सरकार को सीखना चाहिए कि दूसरे देशों के साथ एक रिस्पेक्टफुल कंडक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। आप बहुत अच्छे से समझा रहे हैं भारत के इस पक्ष को और रुख को। मेरा अगला सवाल और आखिरी सवाल भी यही कि क्या पहले भी इस तरह के कुछ वाक़ये हुए हैं जब भारत के अंदरूनी संबंधों में उसके कुछ मित्र देशों ने इस तरह की टिप्पणियां की हों और भारत का रिस्पॉन्स क्या रहा? ये तो कोई अनयूजुअल बात नहीं है। पहले भी कई बारी अमेरिका के तरफ से स्टेटमेंट्स आए भारत के इंटरनल डेवलपमेंट्स के बारे में। जब मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री तभी भी वो स्टेटमेंट्स दे रहे थे। जब वाजपेयी मंत्री थे उस समय भी अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट्स आए भारत के इंटरनल डेवलपमेंट्स के बारे में। फर्क ये है कि अब मोदी सरकार इन स्टेटमेंट्स के खिलाफ एक जवाब दे रही है। ये फर्क है सिर्फ भारत के अप्रोच में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रह्मचरानी जी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। और अब आगे बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। बात पड़ोसी देश पाकिस्तान की करते हैं, जहां पर चीन और पाकिस्तान के घनिष्ठ संबंधों पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये सवाल कोई और नहीं, खुद चीन की तरफ से ही खड़े किए जा रहे हैं। दरअसल बीते दिनों कुछ आतंकवादी हमलों के कारण पाकिस्तान इस वक्त हिला हुआ है और इन हमलों में ज़्यादातर लोग जो शिकार हुए हैं वो चीन के नागरिक हैं। वो हज़ारों कर्मचारी और वो तमाम लोग जो इन दिनों पाकिस्तान में रहकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में चीन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की मदद से कई परियोजनाएं चल रही हैं जहां पर चीनी रहते भी हैं और काम भी कर रहे हैं। इन हमलों के बाद पाकिस्तान में रहने वाले और वहीं पर काम कर रहे चीनी अधिकारी और कर्मचारी खुद को असुरक्षित अब महसूस कर रहे हैं और चीन सरकार भी इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता में है। आप सबने पढ़ा होगा, आज से 2 दिन पहले यानी मंगलवार को पाकिस्तान के सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर बड़ा आतंकी हमला हुआ था, लेकिन उसका कूटनीतिक असर अब यानी 2 दिन के बाद दिखाई दे रहा है। यह हमला आत्मघाती था जो उत्तर पश्चिम पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के शांगला जिले में डासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे कर्मचारियों पर हुआ। इस हमले में कुल 6 लोग मारे गए, जिनमें से 5 चीन के नागरिक थे और एक पाकिस्तान का ड्राइवर था। बीशम इलाके में डासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे इन लोगों की बस से विस्फोटकों से लदी एक गाड़ी जा टकराई थी। किसी आतंकवादी संगठन ने अभी तक इस आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। चीन पाकिस्तान के लिए यह हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है। बीते 3 साल में इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे चीनी कर्मचारियों पर यह दूसरा बड़ा हमला था। डासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इस्लामाबाद से 300 किलोमीटर की दूरी पर है। यह पाकिस्तान का काफ़ी महत्वाकांक्षी और सबसे बड़ा यानी 4320 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। वर्ल्ड बैंक की फंडिंग की मदद से चीन की कंपनी इस प्रोजेक्ट को तैयार कर रही है। चीन ने इस हमले की तीखी निंदा की और पाकिस्तान पर हमले की जांच तेज करने और इसके दोषियों को पकड़ने का दबाव बनाया। चीन ने कहा कि पाकिस्तान में काम कर रहे चीनी नागरिकों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ठोस उपाय किए जाएं। इसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हमले की गहन साझा जांच के आदेश दिए और हमले में चीनी नागरिकों के मारे जाने पर अफसोस जताने के लिए खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मंगलवार को इस्लामाबाद में चीन के दूतावास पहुंचे और वहां चीन के राजदूत से मुलाकात भी की। पाकिस्तान सरकार और वहां की सेना का दावा है कि ये हमले पाकिस्तान के चीन से करीबी संबंधों को खराब करने की साजिश है। पाकिस्तान में 1 हफ्ते के अंदर यह तीसरा हमला था। अफगानिस्तान पर तालिबान के काबिज होने के बाद से पाकिस्तान में इस तरह के आतंकी हमले बढ़े हैं और पाकिस्तान ने कई बार आरोप लगाया कि ये हमले अफगानिस्तान की ज़मीन पर सक्रिय आतंकी संगठन उसके देश में करा रहे हैं। हालांकि तालिबान ने मंगलवार को हुए हमले में अपने हाथ से इनकार किया है। चीनी नागरिकों पर इससे पहले 14 जुलाई 2021 को डासू बांध से कुछ किलोमीटर की दूरी पर कोहिस्तान इलाके में हमला हुआ था, जिसमें 9 चीनी इंजीनियर और 4 पाकिस्तानी कर्मचारी मारे गए थे। उस हमले में 23 लोग घायल भी हुए थे। तब भी चीन ने पाकिस्तान से अपने यहाँ काम कर रहे चीनी नागरिकों की सुरक्षा सख्त करने को कहा था।
दरअसल चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत 60 अरब डॉलर की लागत से चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर तैयार हो रहा है, जिसके तहत हजारों चीनी नागरिक पाकिस्तान में कई अहम परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। चीन ने 2015 में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू किया था। इसके तहत बन रहे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का मकसद चीन के पश्चिम जिनजियांग प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ना है, जिससे चीन की पहुंच सीधे अरब सागर तक हो जाएगी। इसके तहत सड़कों, रेल लाइनों, पाइपलाइनों और पावर प्लांट का एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। लेकिन इन जगहों पर काम कर रहे चीनी नागरिकों को निशाना बनाकर हुए हमलों से वहां काम कर रही चीनी कंपनियों में अब काफी असंतोष पैदा हो गया है। कई कंपनियां अपना काम रोक भी रही हैं। ताजा हमले के बाद चीन की एक और कंपनी ने पाकिस्तान में काम बंद कर दिया है। चीन की कंपनी पावर कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ चाइना यानी पीसीसी ने खैबर पख्तूनवा में ही चल रहे 1530 मेगावाट के तारबेला एक्सटेंशन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट T5 में सुरक्षा कारणों से अगले आदेश तक सिविल का काम रोक दिया है। हमले के बाद 2000 कर्मचारियों की छटनी कर दी गई है। फिलहाल सिर्फ वरिष्ठ अधिकारियों को ही काम पर बुलाया जा रहा है। पाकिस्तान में हो रहे इन हमलों में अफगानिस्तान पाकिस्तान के सरहदी इलाके में सक्रिय आतंकवादी संगठन तहरीके तालिबान से लेकर बलूचिस्तान में सक्रिय अलगाववादी संगठनों तक के नाम सामने आए हैं। मंगलवार को हुए हमले से पहले दक्षिणी पश्चिम पाकिस्तान में 2 और आतंकी हमले हुए। बलूचिस्तान प्रांत के सक्रिय अलगाववादी ग्रुप बलोच लिबरेशन आर्मी ने चीन की मदद से बन रहे ग्वादर बंदरगाह के करीब हुए हमले की जिम्मेदारी ली। यह हमला रणनीतिक लिहाज से अहम ग्वादर बंदरगाह के करीब पाकिस्तानी नौसेना के एक एयरबेस और सरकारी कॉम्प्लेक्स पर हुआ था। पाकिस्तान की सेना का कहना है कि हमले पाकिस्तान को अस्थिर करने और चीन से उसके रिश्ते खराब करने की साजिश का हिस्सा है। किसी देश का नाम लिए बिना पाकिस्तान की सेना ने कुछ विदेशी तत्वों पर पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा और सहयोग देने का आरोप लगाया। सवाल यह है कि चीन की मदद से बन रही परियोजनाएं ही निशाने पर क्यों हैं? दरअसल इन परियोजनाओं से पाकिस्तान के कई इलाकों में स्थानीय लोगों में काफी ज्यादा नाराजगी है, जिनका मानना है कि इन परियोजनाओं से स्थानीय संसाधनों को लूटा जा रहा है और स्थानीय लोगों को फायदा बहुत कम और नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। चीन के खिलाफ ये भावना बलूचिस्तान में सक्रिय अलगाववादी गुटों में काफी ज्यादा है, जो मानते हैं कि बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों को खुलेआम लूटने की इजाजत दे दी गई है और बलूचिस्तान की आम जनता गरीबी गुर्बत में जी रही है। यही वजह है कि बलूचिस्तान में सक्रिय अलगाववादी संगठन ऐसे कई हमलों के पीछे रहे हैं। आपको याद दिला दें, नवंबर 2018 में बलोच लिबरेशन आर्मी ने कराची में चीन के वाणिज्य दूतावास पर हमले की जिम्मेदारी ली थी। उस हमले में 4 लोग मारे गए थे। मई 2019 में एक अलगाववादी गुट ने ग्वादर के एक आलीशान होटल पर हमला किया, जिसका ज्यादातर इस्तेमाल बंदरगाह में काम कर रहे चीनी नागरिक करते थे। हमले में किसी चीनी की मौत तो नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान के 5 नागरिक मारे गए और जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकवादी ढेर भी किए गए। जून 2020 में बीएलए ने कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हुए घातक हमले की जिम्मेदारी ली थी। 4 लोग इस हमले में मारे गए और कई घायल हुए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में चीन की कंपनियों की हिस्सेदारी करीब 40% की है। पिछले ही साल अगस्त में बीएलए के लड़ाकों ने ग्वादर में पाकिस्तानी सेना के एक काफिले पर फायरिंग की थी। सेना का यह काफिला चीन के 23 इंजीनियरिंग नागरिकों को एक निर्माण स्थल तक ले जा रहा था। पाकिस्तान की सेना के मुताबिक उस हमले के जवाब में हुई कार्रवाई में 3 लड़ाके मारे गए थे और चीन के नागरिकों और पाकिस्तानी सेना के जवानों को कोई नुकसान नहीं हुआ था। पाकिस्तान में चीन के नागरिकों को निशाना बनाकर किए गए हमलों पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान की वरिष्ठ पत्रकार मोना आलम जुड़ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोना जी बात करने के लिए। पहला सवाल तो यही है मेरा आपसे कि खैबर पख्तूनवा में पाकिस्तान के सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्लांट पर जो आतंकी हमला हुआ, क्या लगता है आपको कि इस हमले के पीछे क्या वजह हो सकती है? कई चीनी लोगों में काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी भी बताते हैं। जी देखिए, मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर का चीन के एम्बेसी में जाकर अफसोस करना एक अच्छी बात इसलिए है क्योंकि एक हमारे मुल्क में एक मेहमान कंट्री है और पाकिस्तान एक होस्ट कंट्री है और होस्ट कंट्री के मुल्क में अगर इस तरह का बुरा एक इंसिडेंट हुआ है, आपको पता है कि पहली दफा नहीं, इससे पहले भी
जो ये वाला प्रोजेक्ट है दासू डैम, इसको टेररिस्ट ने अटैक किया है और इससे पहले भी जो चाइनीज नेशनल्स हैं उनको उनकी जान का लॉस हुआ है। तो आई थिंक अगर ये दूसरी दफा हुआ है तो ये कोई भी मुल्क होता और अगर किसी भी मुल्क के साथ ये हुआ होता तो बतौर होस्ट कंट्री पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को इसी तरह से उनकी एम्बेसी जाके अफसोस करना चाहिए था। तो आई थिंक ये उन्होंने एक अच्छा स्टेप है जो कि उनके साथ सॉलिडारिटी दिखाने के लिए किया है। इस पे जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं उसके बारे में एक इंटेलिजेंस शेयरिंग और एक जो इंटेलिजेंस का एक जो एक्सचेंज है उसको बेहतर करने की कोशिश है, क्योंकि आपको पता है कि ये दूसरा अटैक है जो कि हुआ है और इससे पहले एक सिमिलर तरह का एक अटैक तुर्बत पे हुआ था। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ग्रुप ने जो BLA है उन्होंने उठाई थी, जो टेररिस्ट एक ग्रुप है। और इस तरह की जो इंसिडेंट्स हैं क्योंकि वो एक के बाद एक हो रहे हैं, हमारा चाइना के साथ जो एक रिश्ता है और जो बहुत सालों से चला आ रहा है और CPEC की वजह से और मजबूत हुआ है, पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और पाकिस्तान के ऑफिशियल्स में इस बात को लेकर बहुत परेशानी है, इस बात को लेकर वो बहुत कंसर्न है कि किस तरह से वो इस रिश्ते को उसी तरह से इंटैक्ट रखें। और जो चाइनीज गवर्नमेंट है उनकी एक तरह से उनकी पूरी तसल्ली कराई जाए कि पाकिस्तान ने अपनी तरफ से अपने तमाम जो मेजर्स हैं या जो इस पे एक हमारी तरफ जी। से बैकअप प्लान है सिक्योरिटी को लेकर, उसको हमने बीफ अप किया है। लेकिन मोना, आपने CPEC का जिक्र किया। CPEC पाकिस्तान के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक प्रोजेक्ट है। मेरा सवाल ये है कि जिन जगहों पर हमले हो रहे हैं वहाँ पर चीन के लोग काम कर रहे हैं, चीनी सिटीजन्स काम कर रहे हैं, उनके इंजीनियर्स हैं, उनकी टीम आती है। क्या वजह है कि चीन के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है? किसकी चूक है ये? जी, आपने बहुत एक अच्छी बात इसमें आइडेंटिफाई की है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो ग्रुप्स हैं, जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो कि पाकिस्तान के खिलाफ काम करते हैं और पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जैसे मैंने BLA का आपसे जिक्र किया, उसी तरह का एक जो टेररिस्ट ग्रुप है वो TTP है। इसके बावजूद कि ये दोनों ग्रुप्स अपनी आइडियोलॉजी में बिल्कुल अलग अलग हैं। एक जो है एक रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप है TTP, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और दूसरा जो BLA है बलोच लिबरेशन आर्मी, वो एक लिबरल ग्रुप है। तो फिर भी इनके आइडियोलॉजीज फर्क होने के बावजूद भी इनका एक कॉमन निशाना इसलिए CPEC के प्रोजेक्ट्स हैं और चाइना के प्रोजेक्ट्स हैं क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है CPEC, ये पाकिस्तान की प्रोग्रेस से, पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ से डायरेक्टली लिंक्ड है। तो अगर इस प्रोजेक्ट पे हमला किया जाता है और जो भी किया जा रहा है इन तमाम टेररिस्ट की तरफ से, तो वो डायरेक्ट एक हमला होता है पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिक्योरिटी पर और पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ पर। ये बात उनको, इन तरह के ग्रुप्स को अनफॉर्चुनेटली बहुत अच्छी तरह पता है। इसी वजह से अपनी आइडियोलॉजीज के फर्क होने के बावजूद भी हम ये कॉमन लिंक इनका रूल आउट नहीं कर सकते कि ये जो दोनों इस तरह के ग्रुप्स हैं वो पाकिस्तान में CPEC रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको अटैक कर रहे हैं, बिकॉज दे नो कि CPEC जो है, और वो जानते हैं ये बात अच्छी तरह कि CPEC पाकिस्तान के लिए कितना जरूरी है। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और इसी वजह से पाकिस्तान में भी ये रियलाइजेशन मौजूद है और इस बात को फुली रियलाइज किया गया है, इसका एहसास किया गया है कि CPEC क्योंकि जो टेररिस्ट हैं उनकी आइडियोलॉजीज अलग होने के बावजूद भी उनके लिए कॉमन टारगेट है। तो इसलिए पाकिस्तान को भी इसमें जो कुछ पाकिस्तान ऑलरेडी कर रहा था, पाकिस्तान चूंकि इसमें ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहा था सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए, लेकिन उनको भी और करने की जरूरत है। और इस बात की बहुत स्ट्रॉन्ग एक इसका एहसास अब पाकिस्तान के जो पावर कॉरिडोर्स हैं वहां पर हम देख सकते हैं। जी मोना जी, शुक्रिया इस बातचीत के लिए। खबर तो ये भी पढ़ी हमने कि शायद शहबाज शरीफ साहब खुद चीन जाएं और चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात भी करें, ताकि संबंध जो ख़राब होने की नौबत आ रही है उस पर कोई दरार नहीं है। लेकिन एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि CPEC को भारत ने हमेशा विरोध किया है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसको कहा जाता है, भारत ने इसका हमेशा विरोध किया, क्योंकि ये इस वजह से भारत के POK के इलाके से ये बहुत बड़े CPEC का रास्ता निकलना है। भारत ने कभी भी इस CPEC कॉरिडोर को लेकर अपनी रजामंदी नहीं दी और इसका विरोध किया है। इसी नोट पर हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो खबरों की खबर में कुछ और खबर भी होंगी। बने रहिए हमारे साथ, तुरंत लौट के आते हैं। और अब बात आम चुनाव से पहले भारत में तेज होती सियासी गतिविधियों की।
मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों के लिए चुनावी गहमागहमी तेज हो चुकी है। राज्य में 19 अप्रैल से 15 मई के बीच 4 चरणों में मतदान होगा। अपनी चुनावी रणनीति के तहत बीजेपी लगातार दूसरे दलों के नेताओं और सदस्यों को पार्टी से जोड़ने में लगी हुई है। बीते कुछ दिनों में कांग्रेस के कई पूर्व विधायक और सांसद भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। इसके लिए बीजेपी विशेष अभियान भी चला रही है और एक खास न्यू ज्वाइनिंग टोली का गठन भी किया गया है। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में रोजाना कांग्रेस, बीएसपी और कई विपक्षी दलों के नेता और कार्यकर्ता आकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी ने उन्हें साधने और पार्टी में शामिल करवाने के लिए बाकायदा न्यू ज्वाइनिंग टोली का गठन किया है। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को इसका प्रभार दिया गया है, जिन्होंने दावा किया है कि पिछले 2 महीनों में 16,000 से ज्यादा कांग्रेस, बीएसपी और सपा के नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस में भगदड़ के हालात हैं। मैं तो आदरणीय राहुल गांधी जी से कहूँगा, भगदड़ का मजा लीजिए अपने ही देश में, कुछ दिन तो गुजारिए मध्य प्रदेश में। 14,758 लोग, ये वो लोग बात कर रहा हूं मैं जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, महापौर रहे हैं, और आपस में ऐसी स्थिति है, वो कह रहा है तू लड़ ले, वो कह रहा है तू लड़ ले। आज के अखबार आपने देखे होंगे तो मोदी जी की ये जो सुनामी चल रही है, और मित्रों चुनाव के पहले आपने ऐसी सुनामी कभी नहीं देखी होगी। बीजेपी का दावा है कि नई ज्वाइनिंग से वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। हर जिले में ज्वाइनिंग के लिए एक समिति बनाई गई है, जिसमें सांसद, विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल किए गए हैं। समिति नामों की स्क्रीनिंग कर मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और नरोत्तम मिश्रा को भेजती है। टीम इसको लेकर फैसला लेती है। बड़े नामों पर केंद्रीय नेतृत्व फैसला करता है। इसके बाद ही बीजेपी में ज्वाइनिंग के लिए रोज सुबह एक लिस्ट तैयार हो जाती है। बड़े नेताओं की मौजूदगी में ज्वाइनिंग की जाती है। आप सबने जो प्रधानमंत्री के पर विश्वास व्यक्त किया, मैं तो हमेशा ही कहता हूं, जब लोग कहते हैं कि ज्वाइनिंग में एक ही आधार है, और वो आधार है भारत के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति हर व्यक्ति का विश्वास। प्रधानमंत्री का मंत्र और संकल्प है, उस पर आज लगातार ज्वाइनिंग में भारतीय जनता पार्टी की यात्रा में लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं सबका, सभी मित्रों का बहुत स्वागत करता हूँ। पिछले दिनों कई बड़े नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। सुरेश पचौरी, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस रहे हैं, जगत बहादुर अन्नू, महापौर जबलपुर, कांग्रेस से शामिल हुए। पूर्व विधायक संजय शुक्ला, यादवेंद्र सिंह, अरुणोदय चौबे, अर्जुन पालिया और विशाल पटेल भी शामिल हुए। पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी, पूर्व विधायक दिनेश अहिरवार का नाम शामिल है। पूर्व सीएम कमलनाथ के करीबी सैयद जाफर शामिल हुए हैं। शशांक शेखर, जो कि पूर्व विधिवक्ता रह चुके हैं, सीनियर कांग्रेस नेता भी हैं। मनोज चावला और नीलेश अवस्थी, जो कि पूर्व विधायक हैं। बसपा के स्टार प्रचारक राम लखन सिंह का भी नाम शामिल है। एक नारा भी लगा था, न जात पर न पात पर। आज वो नारा दरकिनार हो गया है। हम जाति के आधार पर बात कर रहे हैं, उद्बोधन दे। अभी पिछले दिनों में जो कुछ राजनीतिक निर्णय हो रहे हैं कांग्रेस के, जो धार्मिक निर्णय हो रहे हैं, वो बड़े असहज करने वाले हुए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। दल बदल करने वाले नेता कहीं अपनी उपेक्षा का हवाला दे रहे हैं, तो कहीं बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित होने का। इसको लेकर ही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जारी है। आजकल बडिंग का जमाना है ना, वो एक पेड़ में दूसरा पौधा, दूसरा पेड़ क्या लगा, ग्राफ्टिंग हो जाती है, ग्राफ्टिंग होती है। लेकिन ये परमात्मा की दया से वापस यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की राजनीति, भाजपा के विचारधारा के तो मूल आप नहीं। वो कांग्रेस मुक्त भारत करने की बात करती थी, और वो खुद कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी बना रही है। हमारे जो भी आदरणीय साथी भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुलकर पवित्र होने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें उनके कर्मों के आधार पर
4 चीज़ें दिखाई दे रही हैं। जेल, सीबीआई, ईडी और पुलिस जो विचारों के वटवृक्ष के साथ हैं वो कांग्रेस में हैं, जो धंधेबाज हैं वो बसंत ऋतु के मौसम का इंतजार कर रहे थे। पूरे देश भर में जहां एक और बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रही है, तो वहीं बीजेपी अब खुद कांग्रेस युक्त होती जा रही है। पिछले कुछ महीनों में कांग्रेस और अन्य पार्टियों के 16,000 से भी नेताओं ने बीजेपी को ज्वाइन किया। हालांकि ये नेता छिंदवाड़ा और अन्य महत्वपूर्ण सीटों पर बीजेपी को कितना फायदा दिलवाते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन बीजेपी का न्यू ज्वाइनिंग अभियान अब लोकसभा चुनाव तक लंबा चलने वाला है। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, NDTV। तो खबरों की खबर में आज मेरे साथ फिलहाल इतना ही। शुभ रात्रि।